आज का टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ये क्वेश्चन और एक दूरदर्शी वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसे थोड़ा सीरियस होकर के आप समझिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? देखिए, जो वस्तुएं तुम्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से न दिखें, यानी वो इतनी छोटी है कि आप उसको सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। भाई आंखों से तो देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आंखों के बाद सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज कर रहे हो आप, उससे भी दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। जैसे कोई वायरस को देखना है, ब्लड के अंदर कुछ ब्लड सैंपल होते हैं, उसके अंदर जो एक्टिविटीज है उनको देखना है। कोई जो बच्चे होते हैं बायोलॉजी वाले, वो किसी पत्ती का डिसेक्शन करते हैं, लीफ का डिसेक्शन कर रहे हैं, उसकी जो लीफ की स्ट्रक्चर है उसको उसमें देखना है। या जैसे मान लीजिए किसी तरह से ब्लड जो है संक्रमित हो गया है, तो उसमें किस तरह के संक्रमण है उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर लैब में देखा है, रियल में देखा है तो ठीक है, नहीं तो पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि उसमें जब लैब दिखाई जाती है तो उसमें एक टेबल के ऊपर इस तरह का कुछ एपरेटस रखा होता है, ऐसे करके होता है वो, उसमें ऐसे करके देखते हैं हम, ठीक है ना, वही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, उसको देखने पे ऐसा लगता है स्ट्रक्चर उसकी बड़ी जटिल है क्या, लेकिन वास्तव में जो मेन काम का जो काम की चीज है उसमें वो जटिल नहीं है, तो उसको पहले समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन में लिखना चाहोगे कि भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पूरा आप डिटेल में लिखना चाहते, पहली बात तो ये है एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। कभी भी ये मत करो कि हमें जितना आता है और हम जबरन लिखे चले जा रहे हैं, जितना पूछा जाए। अगर वो कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बना करके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो केवल इतना करो, केवल किरण आरेख बनाओ और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करो। अगर वो कह रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बताओ, तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करो। या फिर वो कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना बताइए, इसका किरण आरेख बनाइए और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो फिर आपको पूरा काम करना है। तो मेन बात यह है, देखिए एग्जाम में क्या टाइम की भी शॉर्टेज पड़ती है, और टाइम को मैनेज तभी किया जा सकता है जब आप टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो। इसलिए जो पूछा जाए वो लिखो, ऐसे मत सोचो कि 4 पेज भर देंगे तो सर जो है नंबर ज्यादा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक कॉपी में भी लिख के आओगे और सही तरीके से लिखोगे, पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। और 4 कॉपी हमारे पास खुद कॉपी आती है, 4 भरी होती है, नंबर कितना आ रहा है, 0 नंबर आ रहा है, तो उससे माने नहीं लगता है। तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो बस सिंपल सा आप 2 लाइन लिखोगे कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, लिखना नहीं है, समझ लीजिए, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। बस इतना लिखिए। फिर बात आएगी इसकी संरचना की कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 2 ट्यूब होती है। ट्यूब का मतलब आप समझते ही हो, पाइप। जैसे मान लीजिए हम एक कॉपी ले ली और कॉपी को फोल्ड करके एक ट्यूब बना ली, ये ऐसे करके ये ट्यूब बन गई। तो हमारे पास 2 ट्यूब होती हैं, एक ट्यूब थोड़ी पतली और दूसरी उससे थोड़ी सी मोटी। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्यूब है और दूसरी ट्यूब जो है इससे थोड़ी सी मोटी है, और दोनों ट्यूबों को आपस में ये स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पे पेच लगे हुए हैं इसमें, और पेचों की सहायता से आपने उनको एक दूसरे में फिट कर दिया है। ठीक है ना, जैसे एक ये हो गई और दूसरी कॉपी लेकर के भी मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा, एक थोड़ी बड़ी थी और इनको ऐसे आपस में फिट कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, एक कम फोकस दूरी और छोटे अपार्चर का, स्मॉल अपार्चर का उत्तल लेंस छोटी वाली ट्यूब के एक किनारे पे लगा दिया। ये एक उत्तल लेंस लग गया जिसका द्वारक कम है, अपार्चर कम तो द्वारक, इसका द्वारक छोटा है और फोकस दूरी भी इसकी स्मॉल है। ठीक है, तो वो एक यहां लगा दिया। दूसरा जो उत्तल लेंस है, इसके कंपैरेटिवली बड़ा द्वारक है और फोकस दूरी भी बड़ी है,
और उसको दूसरी ट्यूब के दूसरे किनारे पर लगा दिया। इस तरह से ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। बीच में यहां पे पेच वगैरह लगे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर हम दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। पेच को ढीला किया, इधर खिसका दिया, लेंसों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। और मान लो हमें लेंसों के बीच की डिस्टेंस कम करनी है तो ऐसे खिसका दिया, फिर पेच को फिर टाइट कर दिया। ठीक है, यानी हम जो है दोनों ट्यूबों को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद उन लेंसों के बीच की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तव में उस अरेंजमेंट को कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लेंसों के बीच की दूरी को कम और ज्यादा करने की जो व्यवस्था है वो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। खैर चलिए, उस पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझने वाली बात क्या है, इसका मतलब अब ये चीज समझ में आ गई और ये बहुत सिंपल है, आपको लग रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक वर्टिकल स्टैंड है जो मेज पर रखा जाता है, वर्टिकल स्टैंड बना हुआ किसी मेटल का, और उस मेटल में ऐसे लगा देंगे इस ट्यूब को। और ट्यूब में क्या करेंगे, ये वाला जो लेंस होगा उसको नीचे की तरफ रखेंगे, यानी जो वस्तु रखी होगी हमारी, जिस वस्तु को हमें देखना है वो ये वाला लेंस है उधर। इसीलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखिए उधर वाला लेंस। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्य। इधर क्या होगा भाई, इधर हम अपनी आंख से देखेंगे, ऐसे करके लगा रखा है उसको, और ऊपर से देख रहे हैं तो आंख की तरफ जो लेंस है उसको कहते हैं नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, या फिर इसको कह सकते हो नेत्रिका आईपीस। तो बड़ा सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, केवल दो लेंस है, दो उत्तल लेंस है और उनको दो पाइपों में लगा रखा है, और पाइपों का अरेंजमेंट ऐसे है कि उसके बीच की डिस्टेंस को कम और ज्यादा किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि हम गए और सूक्ष्मदर्शी में देखने लग गए और देखने लग गया, उसे फोकस करना पड़ता है। ठीक है ना, उसको कम, उनके बीच की डिस्टेंस को कम और ज्यादा करके क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, जैसे कैमरा वाले करते हैं। तो फोकस जहां होगा वहां पर फिर वो चीजें दिखती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, और ये एक वर्टिकल स्टैंड पे लगा होता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन बहुत कम पूछता है क्या, किरण आरेख यानी प्रतिबिंब का बनना और आवर्धन क्षमता। तो अब हम बात करते हैं किरण आरेख की, यानी प्रतिबिंब के बनने की। तो प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज कैसे बनाएंगे, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि दोनों लेंसों को एक साथ बना लो। पहले एक लेंस लेना, उसके बाद प्रतिबिंब बना लेना, उसके बाद दूसरा लेंस बनाना। तो पहले हमने ले लिया जो कम फोकस दूरी वाला हमारा लेंस था, उसको बना लिया और उसका मुख्य अक्ष खींच दिया और मुख्य अक्ष को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देना, और जरूरत पड़ने पर बाद में आगे बढ़ा लेंगे। ये लेंस हमारा अभिदृश्यक लेंस है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसलिए इसको मान लो हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं, या LO कह देना, चलो लेंस है तो LO, और इसके लिए जितनी भी चीजें ली जाएंगी वो O से प्रदर्शित की जाएंगी। जैसे फोकस दूरी है तो FO, या F0 कह देते हैं, F0 कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु की दूरी है तो UO, प्रतिबिंब की दूरी है तो VO। समझ गए ना, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो भी चीजें ली जाएंगी वो O लगा करके या 0 लगा करके ली जाएंगी। चलिए खैर, अब इसका प्रकाशीय केंद्र आप दिखा रहे हो, मान लीजिए इसको O कह रहे हो आप, और यहां से यहां तक क्योंकि कम लेना भाई, स्मॉल फोकल लेंथ कह रहे हैं तो ये हो गया FO, और इधर इतनी ही दूरी पर ये हो गया आपका FO डैश। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है। इसमें और सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या है ये भी समझो, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं कि वस्तु को रखने की जगह भूल जाते हैं, और वस्तु को रखने की जगह अगर तुम भूल गए तो फिर तुम प्रतिबिंब कभी सही नहीं बना सकते। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु रखी गई थी वो फोकस के अंदर रखी गई थी,
और ये आप जानते हो कि जब वस्तु फोकस के अंदर होती है उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब उसी पीछे वस्तु की तरफ ही बन जाता है, आभासी और सीधा और बड़ा। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना, यहां वस्तु को इस फोकस से बाहर की तरफ रखना है। पहला पॉइंट है ये ध्यान रखने वाला। अगर आपने जबरन उसको अंदर लेकर के रे डायग्राम बनाने लग गए ना तो बन नहीं पाएगा, वो एक अलग बात है, टेढ़ा करके मिला दो, समझ गए ना। तो वस्तु को हमेशा कहां रखना है, फोकस से बाहर की तरफ। तो मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है ए बी और आपने इस ए बी वस्तु को फोकस से बाहर की तरफ रख लिया और फोकस से बाहर की तरफ रख करके अब आप इसका पहले प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वही दो बातें याद रखो, समांतर जाने वाली किरण फोकस से चली जाती है द्वितीय फोकस से, तो उसको आप द्वितीय फोकस से जाते हुए आगे दिखा दोगे और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी चली जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण को सीधे निकाल दोगे। जहां पर आपस में कट जाए वहां पर वास्तविक ए डैश और बी डैश वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन गया वस्तु के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब जो दूसरा लेंस था, अभी मैं दिखा रहा था दूसरी ट्यूब में जो बड़ा लेंस था, उसके लिए वस्तु का काम करेगा। लेकिन अब हमें जो अरेंजमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो ऐसा करना है कि ये वाला जो प्रतिबिंब है उस लेंस के फोकस के अंदर आ जाए। यानी हमें दूसरे वाले लेंस को ऐसे यूज करना है जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी को यूज करती थी, क्योंकि उसके फोकस के अंदर आ जाए, ठीक है, इसीलिए तो एडजस्ट किया जाता है। तो हमने उस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो दूसरा लेंस है ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस के अंदर आ गया। यानी इसका जो फोकस है ये वाला इधर वाला मान लो यहां पर है, उसको कहोगे एफ ई डैश। इसके लिए जो भी, क्योंकि इसे आई पीस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, तो इसको एल ई से दिखा देना और इसके लिए जो भी चीजें मानी जाएंगी वो ई लगा करके मानी जाएंगी। क्लियर रखना माइंड में। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो भी चीजें मानी जाएंगी ओ लगाकर और आईपीस के लिए जो भी चीजें मानी जाएंगी ई लगाकर। यानी इसकी फोकल लेंथ की बात करोगे तो एफ ई, और इसका ऑप्टिकल सेंटर दिखाओ तो उसको भी चलो कैपिटल ई दिखा देना। अब ये इतनी फोकल लेंथ इतनी है ऐसे, क्योंकि बड़ी है ना भाई उसके कंपैरिजन में, इतनी है तो इसको भी ऐसे करके दिखा देना, ये एफ ई हो जाएगा। अब ये ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, आपने ऐसे एडजस्ट किया है कि ये इस फोकस के अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। यानी यहां से प्रतिबिंब बनाओगे तो ये सीधी किरण जो जाएगी वो द्वितीय फोकस से चली जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधी चली जाएगी। दोनों किरणें आगे डाइवर्ज दिख रही हैं, फैल रही हैं आगे, इसका मतलब आगे कहीं नहीं मिल सकती। तो हम इनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे। जहां पर मिल जाए वही प्रतिबिंब बन गया। तो जहां मिल जाए थोड़ा सा और दिखा देना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जबरन करो वहां पे, ये जरूरी नहीं है कि मेरा यहां लेंस के पास मिला है तो आप भी उसे जबरन वहां मिलाओ। जहां रियल में मिलती दिखे वहां मिला देना। अगर पहले मिलती दिखे तो वहां, और आगे मिलती दिखे तो वहां, जबरन मत करना, ठीक है भाई। तो ये है प्रतिबिंब का बनना और इस प्रतिबिंब का नाम दे दिया ए डबल डैश और ये बी डबल डैश। और इधर कहीं आंख है और इधर कहीं आंख से आप इसको पूरे उसको देख रहे हैं। आंख को जो दूसरा लेंस होता है उसके ऑप्टिकल सेंटर पर रखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। ये है प्रतिबिंब का बनना। अब अगर तुम प्रतिबिंब के बनने में लिखना चाहते हो कि लिखें क्या, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम तो खाली समय ऐसा फालतू में लिखेंगे तो लिखते चले जाओ फिर कि अवदर्शक लेंस एल ओ के फोकस एफ ओ डैश के बाहर एक वस्तु ए भी रखी है जिससे चलने वाली समांतर किरण उसके द्वितीय फोकस एफ ओ से चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी चली जाती है, वो जहां पर कटती है वहां पर ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है ना। और ये प्रतिबिंब अवदर्शक लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। फिर दोनों लेंसों को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये अवदर्शक लेंस के फोकस के अंदर आ जाए। फिर इससे चलने वाली समांतर किरण उसके द्वितीय फोकस से चली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें आगे फैली हुई है, इसका मतलब आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश
आभासी सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन अब आप कहोगे ये सीधा कहां, ये तो उल्टा है। ये इस वस्तु के लिए सीधा है, इस वाले के लिए, लेकिन इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। बात समझिए। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखना, वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस के द्वारा वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब A' B' बनता है, जो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और उसके द्वारा आभासी बड़ा और सीधा A B प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। बस इतना लिखते हैं, सही है ना। किरणें मिलाने वाली बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। अब बढ़ती है, यानी प्रतिबिंब का बनना हमने बता दिया कि भाई प्रतिबिंब कैसे बनेगा। कभी भी ये गलती मत करना कि दोनों लेंसों को एक साथ पहले बना लो और फिर बनाना शुरू करो, ऐसे मत करना, नहीं तो वो एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे। पहले एक लेंस बना करके प्रतिबिंब बनाना और तब दूसरा लेंस बनाना, और उसके फोकस के अंदर ऐसे कर कोशिश करना कि फोकस के अंदर रहे ये जो प्रतिबिंब है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन क्षमता, कि भाई अब इसकी आवर्धन क्षमता निकाली जाए। अब देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का लगभग मिलता जुलता होता है सब में। और क्या था वो, कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, लेकिन वस्तु कहां रखी हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर। बस ये ध्यान रखना है। यानी यही हमने वहां पर सोचा था, लेकिन वहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, एक ही प्रतिबिंब था, इसलिए वहां ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला। यहां कह रहे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। तो m इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन अल्फा, जहां बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन कब, जब वस्तु कैपिटल D दूरी पर रखी है, जब वस्तु D दूरी पर रखी है। बात समझ आ गई भाई। इसका मतलब अब हमें इस फिगर में अल्फा और बीटा दिखाना अनिवार्य है। इस पे अल्फा और बीटा दिखाइए भाई, कहां बन रहे। तो अंतिम प्रतिबिंब A' B', और ये आंख का मतलब यहां E पे, तो E पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसको कहोगे बीटा। अब बात आएगी अल्फा की। अब उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन में दो तरह के से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिबिंब का बनना बताइए जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, और या फिर कहेगा प्रतिबिंब का बनना बताइए, यानी उसके लिए किरण आरेख बनाइए जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बनाया। अगर ऐसे अनंत के लिए बनाना होता तो तुम क्या करते, क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस पे आ जाए। यानी अब अंतिम प्रतिबिंब ये अनंत पे कब बनता, जब ये A' B' इसके फोकस यानी FE' पर आता। तो अगर वो तुमसे कभी अनंत पे बनाने के लिए रे डायग्राम की बात करें तो को ऐसे बनाना कि A' B' को इस तरह से दिखाना, जैसे ये A' B' है तो यही हम FE' दिखा देती, और जितना ये FE' है उतना ही फिर इधर FE' लेते, तो ये दोनों किरणें आपस में पैरेलल हो जाती, समांतर हो जाती, और फिर इधर भी समांतर होती, तो हम लिख देते उस पर कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत में बन रहा है। बात समझ गए कि नहीं। लेकिन यहां हम दिखा रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, D पर। तो D पर तो पहले तो ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी को लिखोगे U0, यहां से जो प्रतिबिंब बना इसके लिए उसको लिखोगे V0, यहां से ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है तो इस दूरी को लिखोगे UE, और इसके द्वारा प्रतिबिंब बनना है तो इस दूरी को लिखोगे BE, लेकिन कहां पर बनना है, D पर, तो BE इक्वल टू D। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। अब आपका भाई बीटा तो हो गया, अब अल्फा को भी दिखाओ। अब अल्फा क्या होता है, वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण,
जब वस्तु d दूरी पर रखी हो तो या तो ये तरीका के अलग बना लो उसको, यानी आप अलग से ये फिगर दिखा दो कि ये हमारी वस्तु थी, कौन सी वस्तु, ए बी, ये ए बी वस्तु थी और ये d दूरी पर ये जो कोण बना रही है उसको कह रहे हैं अल्फा। या तो ऐसा कर दो, या फिर इसमें दिखाना चाहते हो तो इसमें पता है कैसे दिखेगा कि ये प्रतिबिंब हमारा d दूरी पे बन रहा है ना, इसका मतलब इतनी ही दूरी, यानी इसी के ऊपर ऐसे वस्तु दिखा देंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि वस्तु इतनी है तो ये इतनी आ गई और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो गई, d हो गई। अब यहीं से हम क्या करेंगे, ये बना देंगे तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा अल्फा। लेकिन फिगर कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं उसको अलग से दिखा देंगे। लेकिन अगर इसी फिगर में दिखाओ तो आप समझ गए ना, ये जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है वो d पे बन रहा है, इसलिए उसके ऊपर वस्तु दिखा करके वहां से e पे एंगल बना देना और वो जो एंगल बनेगा उसको कह देंगे अल्फा। बताइए बात समझ में आई? आगे बढ़े, अब आगे बात करते हैं भाई। अब m की बात आ रही है तो m तो बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे tan अल्फा के टर्म में और बीटा की tan बीटा के टर्म में। ऐसा क्यों कर रही है आप जान रहे हो, क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु एक वायरस है। दही के अंदर कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे, उनको देखने के लिए मान लो हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत छोटे हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले जो एंगल होंगे, कोण होंगे, वो भी छोटे होंगे। और कोण जब छोटे होते हैं तो tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो अब आप क्या करोगे, आप तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू यहां से मत देखो, यहीं से देख लो सीधे AB अपॉन D, ठीक है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू होगी भाई AB अपॉन D। अब बीटा इक्वल टू tan बीटा। मैंने एक चीज कही थी आपसे, उसमें भी कह रहा हूं, यहां भी दोबारा कह रहा हूं। यहां तुम देखोगे तो A डबल डैश B डबल डैश से यहां पर एंगल बन रहा है बीटा। इस एंगल को इस छोटे त्रिभुज से भी निकाला जा सकता है और बड़े त्रिभुज से भी निकाला जा सकता है, लेकिन कभी भी बड़े से मत निकालना, हमेशा छोटे से निकालो। और इसी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर इस तरह का हो रहा है तो छोटे वाले ट्राइंगल से एंगल को निकालो। बड़े से निकालोगे तो काम बढ़ जाएगा, और काम हमें बढ़ाना नहीं है, हमें काम को आसान करना है, इसलिए छोटे वाले से निकालेंगे तो a डैश e और ये हो जाएगा a डैश b डैश, यानी a डैश b डैश अपॉन a डैश e। तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी a डैश b डैश अपॉन a डैश e। दोनों वैल्यू उठा करके पुट कर दी इस m में, तो m इक्वल टू आपका आ गया बीटा अपॉन अल्फा, तो a डैश b डैश अपॉन a डैश e, और फिर इसके अपॉन में ab अपॉन में d। बीच बीच वालों का गुणा होकर नीचे आ जाता है, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाता है, तो ये आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन में ab को लिख लो नीचे, वो मल्टीप्लाई d ऊपर पहुंचेगा d अपॉन a डैश d। ये लिख दिया आपने। यहां से थोड़ा सा काम चाहिए, यहां थोड़ा एक स्टार लगा लो कि यहां हमें गलती नहीं करनी है, यहां पे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, यहां थोड़ा सा समझना है कि भाई करना क्या है, ठीक है ना, यहां गलती होने का चांस रहता है। पहला सबसे पहला काम तो करना है कि a डैश b डैश अपॉन ab ये क्या चीज है, ये है प्रतिबिंब बटे वस्तु। कौन से लेंस के लिए, इसके लिए, इसका प्रतिबिंब है a डैश b डैश और इसके लिए वस्तु है ab। और आप जानते थे प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार वो कहलाता था उसके लिए रेखीय आवर्धन। लेंस का जो रेखीय आवर्धन था उसका फॉर्मूला था प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला सॉल्व होकर के आया था लेंस के लिए, स्मॉल m जिसको कहते थे, उसकी वैल्यू आई I अपॉन O और उसकी वैल्यू आई थी V अपॉन U लेंस में, लेकिन दर्पण में आई थी माइनस के V अपॉन U। आपको ध्यान होगा, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार दोनों चीजें इसलिए बताता हूं आपको ध्यान रहे। दर्पण में माइनस आता है, लेंसों में माइनस नहीं आता, सही है। इसका मतलब a डैश b डैश अपॉन ab को तो हम लिख सकते हैं v अपॉन u। ये हो जाएगा पहले वाले लेंस का रेखीय आवर्धन। लेकिन पहले वाला लेंस कौन सा लेंस है, अवदृश्यक, और उसके लिए सारी चीजें ओ लगा करके मानी जा रही हैं। इसका मतलब उसके लिए जो आवर्धन आएगा वो v नॉट अपॉन u नॉट होगा। तो आप क्या करोगे, अब इसको जब आप आगे लिखोगे तो इसकी जगह पे लिख दोगे v नॉट अपॉन यू नॉट, और साथ के साथ साइन और लगा लो चिन्ह। तो अब इसके लिए यू नॉट इधर यानी माइनस का और वी नॉट इधर यानी प्लस का। अब आगे बढ़ते हैं भाई, डी
डी का मतलब इस लेंस के लिए यूज हो रहा है डी, और इस लेंस से इस साइड में है तो इसी साइड में तो माइनस का डी अपॉन में ए गैस ई और ये है यूई, और इधर है वस्तु की दूरी तो माइनस का यूई। देखिए चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप चिन्ह परिपाटी में गड़बड़ करते हो तो फिर आपका गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए चिन्हों सहित बड़ी सावधानी से हम उसको रखेंगे। अब देखो 3 माइनस आ रहे हैं भाई, और 3 माइनसों का आपस में मल्टीप्लाई करें या भाग दें, 2 तो प्लस हो जाएंगे, 1 बचेगा, यानी फाइनली माइनस में आएगा। तो कुल मिलाकर के m बराबर आपका आया माइनस का v नोट अपॉन u नोट और d अपॉन ue। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों आ रहा है? यहां माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, लेकिन उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम एक कीड़े को देख रहे हैं ऐसे करके, वो ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है सीधा, अब ऊपर से देखें, अब उल्टा दिख जाए सीधा दिख जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? सही है ना? ऐसे तो हो नहीं रहा कि उसका सिर ऊपर हो गया, ऐसा पैर नीचे हो गई, तब तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर कोई 10 आदमी यहाँ दिख जाए, हम उन्हें देख रहे हैं और वो उल्टे दिख रहे हैं, तब तो परेशानी सी होगी हमारे माइंड की। लेकिन अब कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, उसके पैर इधर दिख रहे हैं, सिर इधर दिख रहा है, या उल्टा करके दिखने लग जाए, सिर इधर हो जाए पैर उधर, उससे और वैसे भी कीड़े वीड़े देखने में क्या उनका सिर और क्या पैर, ठीक है? क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुल मिलाकर के m की वैल्यू आ गई ये। अब आपको वही काम करना जो आपने किसमें किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था। एक कंडीशन लगानी है, जब प्रतिबिंब कैपिटल डी पे बनता है और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दोनों कंडीशन में अब आप आवर्धन क्षमता निकालोगे। तो पहली कंडीशन जब प्रतिबिंब डी पर बनता है, यानी कैपिटल डी पर जब प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए सॉल्व कर रही हो, और केवल क्या लगाना है, लेंस का फॉर्मूला। लेकिन प्रतिबिंब को बना कौन रहा है अंतिम को? अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस के लिए जो भी चीज लगती है वो ई लगा करके, इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/FE = 1/VE - 1/UE। और कहां पे बनना है? डी पे, और वस्तु की तरफ बनना है। इसका मतलब VE की वैल्यू जो डी होगी वो माइनस में होगी। तो 1/FE उत्तल लेंस से फोकस दूरी प्लस की होगी, 1/ माइनस का डी और माइनस UE भी माइनस का आएगा तो प्लस हो गया 1/UE। केवल हमें क्या करना है, 1/UE की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो 1/UE की वैल्यू हो जाएगी 1/FE + 1/G। यहां पुट कर दूं, तब m बराबर माइनस का v नोट अपॉन u नोट और d अपनी जगह पे है और 1/UE की जगह पे आ गया 1/FE + 1/D। इस d का अंदर कर देना मल्टीप्लाई करोगे तो m = के v नोट अपॉन u नोट इनटू, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले मैं इसको लिख देता हूं d/d, तो d से d कट के बना जाएगा और d/FE। तो इस तरह से आवर्धन क्षमता का ये सूत्र आ गया। कब? जब प्रतिबिंब आपका कैपिटल डी दूरी पर बन रहा है, उस प्रतिबिंब के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई किया करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करोगे। यहां लेकिन एक चीज को समझना और जरूरी है, यहीं पर एक चीज और आती है, नली की लंबाई। और नली का मतलब दोनों नलियों की लंबाई, और दोनों नलियों की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो इस कंडीशन में अगर नली की लंबाई निकालोगे, नली की लंबाई L बराबर, अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो भाई एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, यहां से यहां तक की दूरी है v नोट और यहां से यहां तक की दूरी है UE, यानी L बराबर हो गया v नोट प्लस UE। लेकिन इसमें माइनस मत लगा देना UE का, ये दूरी है और दूरी के लिए दोनों को प्लस में रखना है, दोनों को जोड़ना है, समझ गए ना? तो v नोट प्लस UE, ये आ गई निकल करके नली की लंबाई, और ये आ गया आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र। किस कंडीशन में? जब प्रतिबिंब आपका बनना है कहां पर? कैपिटल डी पर। अब मान लीजिए आपका प्रतिबिंब बनता है कहां पर? अनंत पर। तो अनंत पर प्रतिबिंब के लिए अब सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में आप बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हालांकि देखो अनंत वाले में तो आप चाहो तो आंख बंद करके लिख सकते हो, प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस पे हो,
इसका मतलब ये फोकस पे होगी तो यूई की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर 1 अनंत पे बनना है तो 1 अनंत माइनस का माइनस 1 यूई, वो भी माइनस का तो प्लस, तो 1 अनंत क्या हो जाएगा 0 और यूई की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर एफ के बराबर। अब फिर से m के फॉर्मूले में लगा दो तो m इक्वल टू हो गया माइनस का v नॉट अपॉन u नॉट और इनटू d अपॉन f। इस केस में अगर नली की लंबाई निकालोगे तो नली की लंबाई l बराबर, नली की लंबाई l बराबर, अब इस केस में u की वैल्यू f के बराबर हो गई है, ये f के बराबर हो गया है तो v नॉट प्लस f, तो l इक्वल टू v नॉट प्लस f। ये नली की लंबाई निकल करके आ गई। अब बात एक और समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूले बच्चे उनको भूल जाते हैं, अक्सर भूलते हैं, इसलिए मैं याद करने की थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे। शीट पर जब प्रतिबिंब बनता था तो उसका फॉर्मूला आया था 1 प्लस डी अपॉन एफ, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनता था तो फॉर्मूला आया था जी अपॉन एफ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाले याद रखो पहले, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस था और वो लेंस प्रतिबिंब को इस अभिनेत्र की तरह बना रहा था। आपने ध्यान है ना, ये जो प्रतिबिंब इसका इसी की साइड में बन रहा है वो वहां पर कर रहा था उस काम को। इसका मतलब ये लेंस तो कर रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम। तो आप देखिए इसको, यहां पर क्या है, दो तरह की चीजें दिख रही हैं। ये काम है किस वाले लेंस का, इसका, तो वो तो हो गया वी नॉट अपॉन यू नॉट, उसका रेखीय आवर्धन हो गया। तो ध्यान रखोगे भाई ये तो उसका रेखीय आवर्धन है। दूसरा ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम कर रहा है और डी पे बनता है तो क्या होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। लेकिन यहां पर कौन सा लेंस कर रहा है, अभिनेत्र, इसलिए 1 प्लस डी अपॉन एफ, बस काम हो गया। यानी अगर आप इतना याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाओ वी नॉट अपॉन यू नॉट, जब कहां बनता है अनंत पर, और अनंत के लिए फॉर्मूला होता था डी अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा डी अपॉन एफ। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो। दूसरी एक और चीज समझिए, यहां पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए लेंसों में कुछ दोष होते हैं। पहले लेंस में जो दोष थे उसका एक चैप्टर हुआ करता था एब्रेशन का, अब वो चैप्टर हटा दिया गया, फिर भी उसको हमें थोड़ा समझना होगा इस टॉपिक के साथ में। लेंसों में दो तरह के एब्रेशन होते हैं, एक गोलीय विपतन, विपतन बोलते हैं हिंदी में, गोलीय विपथन, और दूसरा होता है क्रोमैटिक एब्रेशन, वर्ण विपतन। गोलीय विपतन का मतलब होता है जैसे कोई लेंस होता है तो जो किरणें होती हैं, कई तरह की किरणें होती हैं। एक पास वाली किरणों को पैराक्सियल रेज कहते हैं, ऊपर वाली को मार्जिनल रेज कहते हैं। वास्तव में ये रेज एक बिंदु पे फोकस नहीं होती, बल्कि पास वाली किरणें कुछ आगे और ऊपर वाली कुछ पहले फोकस हो जाती है, तो हमारा प्रतिबिंब इतने बीच में फैल जाता है। तो लेंस की वजह से, लेंस की जो कर्वेचर है, लेंस को मोल्ड करके बनाया जाता है, पिघला करके लेंस बनाया जाता है। कांच को पिघला करके लेंस बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए उसकी जो कर्वेचर है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो प्रतिबिंब एक पॉइंट पर बन के फैल जाता है, ये एक तरह से इसकी कमी है। और दूसरा, लेंस को अगर तुम बीच में से काटोगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रिज्म बन गया है क्या, और प्रिज्म में क्या हो जाता है, 7 कलर दिखाई देने लग जाते हैं, वहां पर आपका एक तरह से डिस्पर्सन हो जाता है। इसका मतलब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी 7 कलर दिखाई देने लग जाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो जो वस्तु रियल में दिखनी चाहिए वो इस तरह की नहीं दिखाई देगी। अब बात आती है कि इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए, तो क्रोमैटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए क्या होता है, अकेला लेंस न लेकर के लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो कभी कभी तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो लेंस हम लगा रहे हैं या फिर ये वाला लेंस लगा रहे हैं, ये अकेला ना लगा करके 2 या 2 से ज्यादा लेंस लगाते हैं, क्यों? तो बस आपको आंसर देना है कि 2 या 2 से ज्यादा लेंस लगाने का कारण है कि उसमें से विपतन कम हो जाए, उसमें से वर्ण विपतन खत्म हो जाए। समझ गए ना, जिससे प्रतिबिंब चमकीला और स्पष्ट दिखाई दे। पहली बात तो ये। दूसरी एक और बात, बच्चे जब इस फिगर को देखते हैं तो वो सोचते हैं इसकी फोकल लेंथ कम और इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो ज्यादा वैल्यू है ना, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे इसकी अगर 5 है तो इसकी 7, लेकिन ऐसे नहीं है कि 5 तो दूसरे की 50, जबकि दूरदर्शी में ऐसा होता है। दूरदर्शी में एक की फोकल लेंथ 100 होती है तो दूसरे की 5 या 7 होती है, जबकि इसमें दोनों फोकल लेंथ कम होती हैं।
एफ ओ भी कम होता है, एफ ई भी कम होता है। और ये कम क्यों होती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। मान लीजिए ये जो वस्तु है हमारी, ये इस फोकस के जस्ट बाहर की तरफ रखी हुई है, जस्ट बाहर की तरफ, एकदम बाहर की तरफ। इसका मतलब अगर ये जस्ट बाहर की तरफ रखी होगी तो यू नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लगभग एफ नोट की, सही है ना। और वस्तु अब लगभग फोकस पे आ गई, और वस्तु फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अब यहां अनंत के रूप में लेकर के ये कहेंगे जितना ज्यादा दूर बन सकता है उतना दूर बनेगा। इसका मतलब ये प्रतिबिंब इस लेंस के बहुत पास आ जाएगा, यानी जितनी जगह मिलेगी प्रतिबिंब को जहां तक जाने के लिए वहां बनेगा। इसका मतलब लेंस के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब वी नोट यहां तक हो जाएगा। तो वी नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लगभग एल के बराबर, क्योंकि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या कहते हो, एल। तो एल के बराबर हो जाएगी। अब अगर फॉर्मूले में लगाओगे आप यहां पर, मान लीजिए इसी में लगा रहे हैं, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वी नोट की जगह पे एल अपॉन यू नोट की जगह पे एफ नोट और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब बताओ बेटा एफ ओ कहां आ रहा है, नीचे, एफ ई कहां आ रहा है, और आप चाहते हो आवर्धन क्षमता ज्यादा हो जाए। तो आवर्धन क्षमता ज्यादा कब होगी, जब एफ ओ का मान भी कम हो और एफ ई का मान भी, भाई भाग में आ रहा है और भाग वाली चीज कम होती है तभी तो आंसर ज्यादा आता है। इसका मतलब एफ ओ और एफ ई दोनों कम होने चाहिए अधिक आवर्धन क्षमता के लिए। इसीलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, वैल्यू कम होती है। हाँ ये जरूर है कि इसके कंपैरेबल इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपको इसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खास करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख के द्वारा दिखाइए और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। लेकिन प्रतिबिंब के बनने में अगर वो कहता है डी पर प्रतिबिंब का बनना दिखाइए तब तो यही फिगर है। लेकिन अगर वो कहता है अनंत पर प्रतिबिंब का बनना दिखाइए तो फिर इस ए डैश बी डैश को इस एफ बी पे लेना और इन रेज को समांतर दिखा करके पीछे की तरफ समांतर दिखा देना, वो अनंत पे बनने को शो करेगा। बात समझ आ गई।